मेरा नाम है झिलमिल। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से स्प्लिट हुआ था बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स। आपको क्या लगता है कि स्प्लिट से किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, मॉडरेट्स को या एक्सट्रीमिस्ट को? अगर मेरा माने तो इस स्प्लिट से फ़ायदा हुआ सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ सरकार को। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने इस स्प्लिट का भरपूर फ़ायदा उठाया, या फिर मैं कहूँ कि अंग्रेज़ भी स्प्लिट की वजह थे। तो जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं कि अंग्रेज़ नॉट ओनली विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसी भी हिंदुस्तानी के साथ अंग्रेज़ों का कोई खास लगाव था नहीं, इसीलिए इतने ज़्यादा हार्श रिप्रेसिव पॉलिसीज़ वो लेके आए थे। तो अंग्रेज़ वाज द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज हॉस्टाइल टुवर्ड्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। उनका जो बिहेवियर था टुवर्ड्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वाज वेरी हॉस्टाइल। इवन आफ्टर जब मॉडरेट्स ने जो है वो धीरे धीरे करके एक्सट्रीमिस्ट से डिस्टेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया था, एक्सट्रीमिस्ट के एक्टिविटीज़ में उन्होंने हामी नहीं भरी थी। जब एक्सट्रीमिस्ट ने बोला था कि पूरे नेशन वाइड जो है बॉयकॉट करते हैं, तब मॉडरेट्स ने बोला था कि नहीं, नेशन वाइड बॉयकॉट नहीं करेंगे, वी कैन नॉट ऑफेंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तब भी ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट डिडंट चेंज। द ब्रिटिशर्स वर इक्वली हॉस्टाइल एट दैट टाइम ऑल्सो। फिर अचानक से क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट कैसे आया? जब एक्सट्रीमिस्ट लार्जर स्केल पे इमर्ज हो रहे थे, तो आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो याद ही है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स एकदम डर गए थे, क्या हालत हो गई थी। तो उनके दिल में जो है ये डर, ये खौफ जो है हमेशा से था ही कि दूसरा रिवॉल्ट ऑफ 1857 ना हो, अगर हो गया तो हमारी बैंड बच जाएगी। तो इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट उनको एक झलकी दिखा रहे थे, एक ट्रेलर दिखा रहे थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, कि किस तरह से एक्सट्रीमिस्ट पूरे अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी थे, मतलब मास को अवेयर कर रहे थे। तो उनको जो ब्रिटिश सरकार थी उनको एक तरह से लगा था कि उनको एक्सट्रीमिस्ट से खतरा है, तो इसीलिए वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को अलग करने की सोच रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट किया? ब्रिटिश सरकार ने इंप्लीमेंट किया कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। यहाँ पे कैरेट साइड पे थे मॉडरेट्स और स्टिक साइड पे थे एक्सट्रीमिस्ट। कैरेट साइड पे मॉडरेट्स, मतलब मॉडरेट्स को वो एक तरफ से प्रलोभन दे रहे थे कि नहीं देखो, हम लोग काउंसिल रिफॉर्म्स लाएंगे, तुम्हारी पोजीशन को बेटर करेंगे, इंडिया में सुधार लाएंगे, तुम्हारे पिटिशंस पे गौर करेंगे। और एक तरफ ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको रिप्रेस कर रहे थे, रिप्रेसिव लॉ से उनको दबा रहे थे, कुचल रहे थे। जो भी आउट ऑफ द बॉक्स जाते थे, मतलब जो भी लाइन क्रॉस करते थे, उनको ससुराल भेज दिया जाता था। तो इस तरह से द ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी टुवर्ड्स द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट एज वेल. With the coming of the Swadeshi and boycott movement and the emergence of militant nationalist trend in a big way, the government modified its strategy towards the nationalist. जैसे कि मैंने कहा, जब नेशनलिस्ट जो है वो इमर्ज होके आ रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा डर एंड उन्होंने मारी पलटी, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो यहाँ पे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या है? In the first stage, the extremists were to be repressed mildly, mainly to frighten the moderates. यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट को मतलब कुछ टाइम के लिए जेल में डाला जाता था, थोड़ा सा मासिव स्केल पे रिप्रेशन नहीं किया जाता था, बस डराने के लिए कि देखो अगर तुम हमारे अगेंस्ट जाओगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, एक्सट्रीमिस्ट का साथ छोड़ दो। जो मॉडरेट्स को थोड़ा बहुत डराने के लिए एक्सट्रीमिस्ट को रिप्रेस किया जाता था, उनको बैंड बजाती थी चाहिए। और ठीक उसी तरह से सेकेंड स्टेज पे मॉडरेट्स के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता, मॉडरेट्स को हिंट दिया जाता कि नहीं अब तो काउंसिल रिफॉर्म्स आएगा, रिफॉर्म्स लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, सुधार लाएंगे। तो इस तरह से डुअल फेस जो है वो दिखाई जा रही थी अंग्रेज सरकार की। दिस वॉज एम्ड एट आइसोलेटिंग द एक्सट्रीमिस्ट। ये इसीलिए किया जाता था क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अगर एक होते तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पावर डबल ट्रिपल स्केल पे होती और ब्रिटिशर्स को खतरा और ज़्यादा होता। ब्रिटिशर्स की हमेशा से एक ही पॉलिसी, जो खतरे को डिवाइड कर दो, क्योंकि अगर मुट्ठी यूनिटी रहेगी तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए डिवाइड कर दो। तो देयर मेन एम वॉज टू सेपरेट द एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम द मॉडरेट्स। इससे एक्सट्रीमिस्ट की पावर जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, मॉडरेट्स की कमज़ोर हो जाएगी। अंग्रेज़ों को खतरा मॉडरेट से नहीं था, उनको खतरा फील होता था एक्सट्रीमिस्ट थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अभी मॉडरेट से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। वंस मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाए, मॉडरेट्स को तो हम यू फेंक सकते हैं। तो ये था उनका पॉलिसी।
और हमारे बंदे जो थे वो तो थे ही सर्वज्ञानी, उनको ये समझ में नहीं आया और उन्होंने एक जो पार्टी थी मॉडरेट्स, वो लोग सोच रहे थे कि हाँ अंग्रेज सरकार तो हमारे बहुत ही फेवर में है, वो रिफॉर्म्स लाएंगी, और एक जो पूरी ही ऑपोजिट थी, तो दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे और फेल, मतलब जीत हो गई अल्टीमेटली तीसरे पार्टी की, दैट वाज द ब्रिटिश सरकार। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, जैसा हमारा प्रोवर्ब है। तो unfortunately, neither the moderates nor the extremists understood the implication of the strategy. The Surat split suggested that the policy of carrot and stick had brought rich dividend to the government. जिस पॉलिसी, जिस एम से ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी इंप्लीमेंट किया था, वो पूरी तरह से सफल हो गया एंड अंग्रेज सरकार फिर से सेलिब्रेशन के हकदार हो गए, क्योंकि उन्होंने इसी उद्देश्य से किया था ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ताकि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो स्प्लिट हो जाए। और सूरत सेशन में उनको रिजल्ट दिखा अपना कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का, दोनों स्प्लिट हो गए और कांग्रेस की पावर फिर से कम होगी। और हमारी एक्सट्रीमिस्ट साइड, एक तिलक सर तो है वो जेल चले गए, 2-3 तो एक अब्रॉड चले गए, एक रिटायर ले गए, तो सब जो पावर थे वो धीरे धीरे करके टूटने लग गए। तो अब हम देखेंगे रिवॉल्यूशनरी फेज में किस तरह से डकैती हुई थी, किस तरह से यंगस्टर्स जो है जिनके ऊपर एनर्जी इतना चैनलाइज कर दिया था, उनको किस तरह से उन्होंने अपनी एनर्जी को यूटिलाइज किया और कहाँ कहाँ इंडिया के कितने पार्ट्स में रिवॉल्यूशनरी फेज को एक्टिवेट किया। तो ये हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।